इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर आई पंजाब से। पंजाब के कैप्टन ने गांधी परिवार को हिला डाला। इससे पहले कि कांग्रेस हाईकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफा मांगता, उन्होंने खुद ही गवर्नर के पास जाकर इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आज सुबह कैप्टन ने सोनिया गांधी को फोन करके कहा कि अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो मुझे भी हाईकमान के काम करने का तरीका पसंद नहीं है। कैप्टन ने आज कहा, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। फोन पर सोनिया गांधी ने सिर्फ इतना ही कहा कि सॉरी अमरिंदर जी। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद कैप्टन ने सिद्धू के बारे में क्या क्या कहा, पाकिस्तान के बारे में क्या बोले, इमरान और सिद्धू के रिश्ते के बारे में क्या खुलासा किया, यह और बड़ी हेडलाइन बनी। इस रिपोर्ट में कैप्टन का गेम प्लान भी है और कैप्टन के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ यह भी आप समझ पाएंगे। पंजाब की राजनीति में भूचाल कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है। बेइज्जती से नाराज कैप्टन का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। क्या पंजाब की पिच पर कांग्रेस को आउट कर पाएंगे कैप्टन? जिसनु मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। क्या चुनाव से 6 महीने पहले टूट जाएगी कांग्रेस? 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। पंजाब का सरदार अब कौन होगा? पंजाब में आज कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पंजाब में चुनाव से महज 6 महीने पहले कैप्टन ने कांग्रेस को ऐसा शॉक दिया है जिसका झटका कांग्रेस बहुत दिनों तक महसूस करेगी। पंजाब की राजनीति को लेकर जो 2 भविष्यवाणियां की जा रही थी, उसमें से एक आज सच साबित हो गई। कांग्रेस हाईकमान ने आज शाम 5 बजे पंजाब के पार्टी विधायकों की मीटिंग बुलाई थी, लेकिन मीटिंग से पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गवर्नर से मिलकर पंजाब के सीएम पद से रिजाइन कर दिया है। आखिर अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा, यह बताने से पहले आपको पहले कैप्टन की बात सुनवाते हैं जो उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कही। मेरा फैसला आज सुबह हो गया था। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। आपने सुना, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि उन्हें बार बार अपमानित किया जा रहा था। जो नेता करीब 9.5 साल तक पंजाब का मुख्यमंत्री रहा हो, वो कैमरे के सामने आकर कह रहे हैं कि उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा था, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो इसी से समझ सकते हैं कि अमरिंदर को चोट बहुत गहरी लगी है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने आज सुबह ही फोन पर सोनिया गांधी को बता दिया था कि जिस तरह उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है, उसे देखते हुए वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने अपने अपमान की बात क्यों कही, पिछले कुछ महीनों में 2-3 बार उन्हें बेइज्जत करने का आरोप क्यों लगाया, ये समझने के लिए आपको ये ट्वीट देखना होगा। ये ट्वीट आधी रात को अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत का सबूत है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने यह ट्वीट रात 11:39 पर किया। इस ट्वीट में हरीश रावत ने लिखा कि कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पंजाब कांग्रेस के कई विधायकों की तरफ से चिट्ठी लिखी गई। इन विधायकों ने तुरंत कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाने की अपील की है। इसे देखते हुए कल शाम यानी 18 सितंबर को शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग होगी। सभी विधायकों से गुजारिश है कि वो इस मीटिंग में आए।
खबरों के मुताबिक करीब 40 विधायकों की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई थी। उसी के बाद हरीश रावत ने यह ट्वीट किया, लेकिन हरीश रावत के इसी ट्वीट के बाद अमरिंदर सिंह नाराज हो गए। जिस तरह उन्हें विश्वास में लिए बगैर, उनसे बात किए बिना विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई, वो अमरिंदर सिंह को अपमान लगा। मुख्यमंत्री ही विधायक दल का नेता होता है और नेता को बताए बिना अगर विधायक दल की मीटिंग बुलाई जाए तो इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी। कैप्टन रात भर तो किसी तरह अपने इस अपमान को सहन कर गए, लेकिन सुबह होते ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को फोन किया। अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी से साफ साफ कह दिया कि जिस तरह कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई है वो उनका अपमान है। अगर इसी तरह उन्हें बेइज्जत किया जाता रहा तो वो ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहना पसंद नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से इस फोन कॉल के दौरान अमरिंदर सिंह ने कहा कि विधायक दल की मीटिंग बुलाए जाने की मांग तो कुछ एमएलए पहले भी करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह आधी रात को मीटिंग के लिए ट्वीट किया गया, विधायक दल की मीटिंग के लिए इतना कम वक्त दिया गया, उनसे पूछा तक नहीं गया, इससे यह साबित होगा कि कांग्रेस हाईकमान को अब उन पर भरोसा नहीं रहा। आज गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद भी अमरिंदर सिंह ने यही कहा कि कांग्रेस आलाकमान को शायद अब उन पर भरोसा नहीं रह गया है। एमएलएस को बुलाओ, एमपीज को बुलाओ, और चीफ मिनिस्टर कैसे चल रहा है, पहली बार, दूसरी बार फिर बुलाया दिल्ली में और यही बात थी। तीसरी बार इधर अब सीएलपी की लीडर आज सुबह मीटिंग किया कर दी कि बगैर मैं सीएलपी की लीडर हूँ, मुझे नहीं बताया उन्होंने, वो करके ऑब्वियसली इसकी इंडिकेशन थी कि कोई नया लीडर सीएलपी का चुनना चाहते हो। तो मैंने इस कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया 10:15 बजे के करीब और मैंने कहा आई सेंड यू माई रेजिग्नेशन, मैं रेजिग्नेशन आपको भेज रहा हूँ। तो आपने सोनिया गांधी से बात की? उनके सोनिया जी से बात की सुबह, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? नहीं, उन्होंने कहा सॉरी अमरिंदर, बस ठीक है, और क्या। अमरिंदर सिंह कांग्रेस हाईकमान के बारे में जो कह रहे हैं उसका सबूत आज उस वक्त भी मिला जब अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग से पहले पार्टी के विधायकों को 2 बजे मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पार्टी के एमएलएस को यह मैसेज दिया गया कि वो कैप्टन की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में ना जाएं। इन विधायकों से कहा गया कि जो मीटिंग शाम 5 बजे होने वाली है वही पार्टी की ऑफिशियल मीटिंग है, सभी विधायक उसी बैठक में जाएं और उससे पहले किसी मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि कैप्टन की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में महज 7 मंत्री, 6 विधायक और 3 सांसद पहुंचे। इसी के बाद कैप्टन ये बात समझ गए कि अब हालात उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां 16 सफाई की, वापसी की सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। इसी के बाद कैप्टन ने गवर्नर से मिलकर इस्तीफा देने का फैसला किया। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। एक बोलो यार, आपने जो मर्जी कहना कह लो, एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। कैप्टन ने अभी तो अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि वो खामोश नहीं रहेंगे। अमरिंदर सिंह पटियाला के राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, फौजी रह चुके हैं, कई बार वो कह चुके हैं कि फौजी कभी हारता नहीं, और इस बार चुनाव से ठीक पहले जिस तरह कांग्रेस हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू के सहारे उन्हें साइडलाइन किया है, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया है, उसे लेकर कैप्टन कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। राजीव गांधी उन्हें राजनीति में लाए थे और राहुल गांधी के हाथों हुए इस हार को वो कबूल नहीं करेंगे। कैप्टन को लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे राहुल गांधी का ही प्लान है।
राहुल गांधी और कैप्टन के बीच की इस कलह से पंजाब में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि आज शाम जो कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग हुई उसमें क्या हुआ। इस मीटिंग में कांग्रेस के 78 विधायक मौजूद रहे। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत के अलावा मीटिंग के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए अजय माकन और हरीश चौधरी भी थे। मीटिंग के बाद पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुनने का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने और उसके साथ साथ में जो वो सर्वसम्मति जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। तो ये हम लोगों का दोनों के दोनों रेजोल्यूशंस हैं जिसकी जानकारी हमने कांग्रेस अध्यक्षा को दे दिया है। पंजाब में राहुल गांधी जो चाहते थे वो हो गया। पहले सिद्धू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या ऐसा करने से पंजाब में फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का राहुल गांधी का ख्वाब पूरा हो पाएगा? इस पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। पंजाब की राजनीति में कैप्टन को खारिज करना कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है, यह भी समझ लीजिए। कैप्टन 40 साल से पंजाब की राजनीति में है। अमरिंदर सिंह को राजनीति में राजीव गांधी लेकर आए थे। विधायक और सांसद रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। फौजी होने की वजह से पंजाब में उनकी खास अपील है, क्योंकि पंजाब में फौजियों की आबादी बहुत ज्यादा है। राजघराने से ताल्लुक होने के बावजूद वो जिस तरह आम लोगों से घुलते मिलते रहे, उसकी वजह से पंजाब के वोटर्स में उनकी इमेज अच्छी है। यही वजह है कि 2017 के चुनाव में उन्होंने अपने दम पर कांग्रेस को 80 सीटें दिलवाई। अब ऐसे में चोर लीडर को रिप्लेस करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आज कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग के बाद कांग्रेस के नेताओं ने कैप्टन की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्होंने पंजाब के लिए काफी काम किया। 2 रेजोल्यूशन पास हुए, दोनों सर्वसम्मति से पास हुए। पहला रेजोल्यूशन तो हमारी एआईसीसी की भी इच्छा थी और पूरे हाउस की भी इच्छा थी कि जो आउटगोइंग सीएलपी लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। अब सवाल यह है कि अगर कैप्टन ने अच्छा काम किया तो उन्हें हटाया क्यों गया? सिद्धू की जिद की वजह से उनकी कुर्सी क्यों छीनी गई? कैप्टन को भी यह बात पता है कि अगर आज उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो इसकी जड़ में सिद्धू ही है। यही वजह है कि कैप्टन ने आज सिद्धू पर आरोपों की झड़ी लगा दी। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू ने मंत्री पद से खुद इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने सिद्धू को कैबिनेट से निकाला। कैप्टन ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पंजाब चुनाव में सिद्धू को चेहरा बनाएगी तो वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान यहां गड़बड़ी करता है और सिद्धू के रिश्ते पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से है, इसलिए वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूं। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें, उनको पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाए, लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है और आई विल नॉट इन एनी वे पाकिस्तान के रिजर्वेशन। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो व्हेन यू नो द बिग विग्स ऑन टॉप
and we've got a common border from पठानकोट टू फाजिल का एक 600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है. इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम. सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है, और डेली मेरे पाकिस्तान अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं. यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू as the face for Pakistan? जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है. But I'm telling you, the man is something is unstable in that man. I don't know what it is. But मैं आपको ये बताता हूँ very clearly, पार्टी में जो मर्जी करें, that's a different issue. He is an incompetent man. हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की. एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ब्रह्म इंदिरा जी को मुझे देनी पड़ी वो. तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट. अमरिंदर सिंह के रवैये से साफ है कि वो सिद्धू को माफ नहीं करने वाले. अमरिंदर सिंह की बातों से साफ है कि सिद्धू को बढ़ावा देकर कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया है. वैसे आपको एक दिलचस्प बात बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत दिन पहले यह भविष्यवाणी कर दी थी कि अमरिंदर सिंह ज्यादा दिनों तक कांग्रेस में नहीं रहेंगे. मोदी ने एक रैली में कहा था कि अमरिंदर एक स्वतंत्र फौजी हैं, वो कांग्रेस में नहीं टिक पाएंगे. कांग्रेस के लिए एक स्पेसिमेन ऐसी कांग्रेस थी, या कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री होते थे. किसी जमाने में हम भी राज करते थे, आखिरकार वो स्पेसिमेन ही बचाने पड़ते हैं. तो मैंने कहा पूरी कांग्रेस के लिए आप ऐसे स्पेसिमेन बन जाएंगे कि आपको पूरी कांग्रेस कंधे में लेकर के नाचेगी. देखो हमारे पास एक मुख्यमंत्री है. मैंने कहा था कि हम नॉर्थ ईस्ट में समाप्त हो जाओगे, आप कर्नाटक में भी समाप्त हो जाओगे, और पंजाब तो न ये उनको अपना मानते न वो इनको अपना मानते. अब सवाल यह है कि 4.5 साल पहले जिन राजा अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस का कैप्टन माना जाता है, उनके साथ आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. जिन कैप्टन को पंजाब कांग्रेस का एक छत्र नेता माना जाता था, जिन कैप्टन को सोनिया गांधी का करीबी माना जाता था, आखिर उन्होंने हाईकमान का भरोसा क्यों खो दिया? आखिर क्यों सोनिया गांधी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के सपोर्ट में नहीं आई? तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कैप्टन अब राहुल और प्रियंका का विश्वास पूरी तरह खो चुके हैं. सोनिया गांधी भी ये बात जानती हैं कि भविष्य में कांग्रेस को राहुल और प्रियंका को ही चलाना है, तो फिर उनकी बात माननी ही होगी. अब सवाल यह है कि कैप्टन ने राहुल और प्रियंका का भरोसा क्यों खोया? यह समझने के लिए आपको 6 साल पहले चलना होगा, क्योंकि राहुल और कैप्टन का मनमुटाव 2015 में ही शुरू हो गया था. दरअसल 2015 में राहुल कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे और अमरिंदर सिंह लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर थे. तब राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए यह शर्त रखी थी कि अगर पार्टी में जनरेशनल चेंज होगा, यानी पुरानी पीढ़ी के नेताओं की जगह नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाया जाएगा, तभी वो कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे. लेकिन तब अमरिंदर सिंह ने इसका विरोध किया था. कैप्टन ने कहा था कि राहुल को पुराने नेताओं की राजनीतिक अनुभव को देखते हुए उनकी बात सुननी चाहिए. कैप्टन की ये टोका टोकी राहुल को रास नहीं आई. कैप्टन की बेअदबी राहुल को अखर गई. तब कैप्टन ने समर्थकों के साथ अलग पार्टी बनाने की धमकी भी दी. हालांकि तब सोनिया कैप्टन को ही पंजाब पॉलिटिक्स का पावर सेंटर बनाना चाहती थी और कैप्टन भी सोनिया गांधी के लीडरशिप की तारीफ करते थे. लेकिन राहुल गांधी उस वक्त प्रताप सिंह बाजवा को ही पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखने के पक्ष में थे. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि अगर उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो बगावत कर देंगे. 2015 में सांसद रहते हुए वो पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए बनना चाहते थे कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव उनकी अगुवाई में लड़े जाएं. हालांकि राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे. तब कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में राहुल गांधी को सोनिया गांधी ने समझाया कि वो उनके पिता के दोस्त रह चुके हैं, लिहाजा उनकी बात सुनी जानी चाहिए. वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बात से नाराज थे कि उन्होंने अपनी राजनीति राजीव गांधी के साथ शुरू की और आज उनका बेटा यानी राहुल गांधी उनका विरोध कर रहा है. उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे.
राहुल गांधी ने कहा कि इससे पंजाब कांग्रेस को नुकसान होगा और आप भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया कि उनके हारना मंजूर है लेकिन झुकना नहीं। लिहाजा आला कमान ने उनकी बात को मानते हुए उन्हें न सिर्फ पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, लेकिन जीत के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद भी दिया। कैप्टन तब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष तो बन गए और बाद में 2017 में वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जो कुछ हुआ उसे ना राहुल गांधी भूल पाए, ना अमरिंदर सिंह भूले। यही वजह है कि 2017 में जब कैप्टन की लीडरशिप में हुए चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली, तो कैप्टन ने इशारों में कह दिया कि पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए उन्हें राहुल गांधी की जरूरत नहीं है। हालांकि वो सोनिया गांधी की तारीफ करते रहे। इन सब ने भी कैप्टन और राहुल गांधी के बीच मनमुटाव को बढ़ाया। यही वजह है कि जब कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का विरोध किया, तो कांग्रेस हाईकमान ने उनके ऐतराज को खारिज कर दिया। राहुल और प्रियंका पूरी तरह सिद्धू के साथ खड़े रहे और कैप्टन को मजबूरी में सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पर कबूल करना पड़ा। पंजाब की राजनीति में अगर कैप्टन ग्रीन बोल्ड हुए तो उसका कनेक्शन भी बीजेपी से जुड़ता है। हैरान मत होइए क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में यह बीजेपी का डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट कनेक्शन है। बीजेपी ने पिछले 6 महीने में अपने 5 मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन कहीं कोई असंतोष देखने को नहीं मिला। पावर चेंज इजीली हो गया। वहीं दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस में लगातार बगावत के सुर बढ़ते जा रहे थे। मैसेज ये जा रहा था कि हाईकमान की अब पंजाब की राजनीति में उतनी पकड़ नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। इसी चीज को देखते हुए गांधी परिवार को लगा एनफ इज एनफ, अब आला कमान को अपनी पकड़ दिखानी होगी। लिहाजा कांग्रेस आला कमान ने बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताए 2 टूक शब्दों में यह कह दिया कि कल यहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। कैप्टन ने तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि कांग्रेस आला कमान पंजाब की कमान किसको सौंपेगा। फिलहाल 2 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। इसमें पहला नाम है सुनील जाखड़ का और दूसरा नाम है नवजोत सिंह सिद्धू का। हम आपको बताते हैं इनके पक्ष में क्या है और विपक्ष में क्या। पहले बात सुनील जाखड़ की। सिद्धू से पहले सुनील जाखड़ ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सुनील जाखड़ को पंजाब में कांग्रेस का हिंदू चेहरा माना जाता है। पंजाब में हिंदुओं की आबादी करीब 39% है। आमतौर पर यही माना जाता है कि पंजाब में सिख लीडर ही सीएम होगा, क्योंकि सिखों की आबादी करीब 58% है। लेकिन अगर कांग्रेस सुनील जाखड़ को सीएम बनाती है तो भी उसके पास यह कहने को होगा कि उसने 39% आबादी वाले समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया है। सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ही और कांग्रेस ये कह सकती है कि उसने सिखों को भी दरकिनार नहीं किया। सुनील जाखड़ के पक्ष में एक ये भी बात जाती है कि वो खुलकर किसी कैंप में नहीं है। करीब 4 साल तक वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और अमरिंदर सिंह के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी रही। सिद्धू के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे हैं। सुनील जाखड़ आबोहार से 3 बार एमएलए रह चुके हैं। 2017 में गुरदासपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव में जीतकर वो सांसद भी रहे। उनके पिता बलराम जाखड़ भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। यानी सुनील जाखड़ खानदानी कांग्रेसी हैं और ये बात उनके पक्ष में जाती है। सुनील जाखड़ पंजाब में नेता विपक्ष भी रहे, इसके अलावा 3 बार अबोहर से एमएलए चुने गए, गुरदासपुर से सांसद भी बने। उनके पिता बलराम जाखड़ जो है वो लोकसभा के स्पीकर रहे लंबे समय तक। लेकिन उस सब के बावजूद पंजाब में ट्रेडिशनली जट सिख चेहरे ही मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सुनील जाखड़ को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती है तो ऐसा पहली बार होगा कि एक नॉन जट सिख चेहरे को मुख्यमंत्री पद जो है वो दिया जाए। ऐसे में एक बड़ा रिस्क भी होगा और ये देखने वाली बात होगी कि चुनावों से चंद महीने पहले क्या कांग्रेस पार्टी राज्य के जट सिख वोटर्स की नाराजगी मोल ले सकती है एक नॉन जट सिख चेहरे को अपना मुख्यमंत्री बनाकर। पंजाब में सीएम पद के लिए दूसरे कैंडिडेट हैं नवजोत सिंह सिद्धू। फिलहाल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन सिद्धू कई बार यह मैसेज दे चुके हैं कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं।
नवजोत सिंह सिद्धू जबरदस्त वक्ता हैं, सांसद, विधायक और पंजाब सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं। पार्टी हाईकमान का भी पूरा सपोर्ट है। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में जान फूंकने की कोशिश की है। विरोधियों से सीधे टकराते हैं और मेहनत से नहीं घबराते, लेकिन कुछ बातें हैं जो सिद्धू के खिलाफ जाती हैं। अगर कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाती है तो एक बार फिर उन तमाम आरोपों को दम मिलने लगेगा जिनके तहत ये कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी में सोची समझी रणनीति के तहत लाया गया है ताकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनकी कुर्सी से बर्खास्त किया जा सके। एक और बात जो नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ जाती है वो है उनकी तुनक मिजाजी। कहा जाता है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है नवजोत सिंह सिद्धू और कई बार उनके शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर की वजह से जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो भी एम्बैरस हुआ है और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि शीर्ष नेतृत्व ने उनसे मिलने से ही मना कर दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस हाईकमान पंजाब को लेकर भले ही कुछ भी फैसला करे, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव से 6 महीने पहले कैप्टन और सिद्धू की फाइट की वजह से कांग्रेस ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। कुछ महीने पहले तक कांग्रेस पंजाब में पोल पोजीशन में दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसानी से पंजाब में फिर सत्ता में वापसी कर सकती है, लेकिन पिछले 1-2 महीनों में जो हुआ और अगले कुछ महीनों में जो होगा, उसके बाद कांग्रेस को पंजाब चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो पंजाब में जहां बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, वहीं बंगाल की सियासत में भी आज बहुत चौंकाने वाला उलटफेर देखने को मिला। पूरी खबर आपको बताएंगे। बंगाल की सियासत में भी बहुत कुछ हुआ। मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी की पार्टी में चले गए। ममता के भतीजे और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को पार्टी में शामिल कराया। बाबुल ने पिछले दिनों ही राजनीति छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज अचानक उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि यह तो बस शुरुआत है, अभी टीएमसी में और भी कई लोग आएंगे। বাবুল সুপ্রিয় প্রেসে আপনাদের যা বলার বলেছেন উনি আগামীকাল 3টের সময় সাংবাদিক করবেন। সাংবাদিক বৈঠকে আপনারা যা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন ওর উত্তর দেবেন। এক মিনিট ব্যাপার আপনাদের অনেক কিছু এখনো শুরুই হয়নি। बाबुल सुप्रियो ने भले ही मोदी के बजाय ममता पर भरोसा किया, लेकिन देश का भरोसा अब भी मोदी के साथ ही है। मोदी पर भरोसे का इंडेक्स लगातार बढ़ भी रहा है। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारी नजर पंजाब की सियासत पर लगातार बनी हुई है और थोड़ी देर के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ लाइव भी जुड़ेंगे। लेकिन आज देश की सियासत में एक और बड़ी खबर आई और ये खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री आज बहुत इमोशनल थे। एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर आज उन्होंने अपनी दिल की बातें कही, मगर मोदी विरोधी कांग्रेस के नेताओं ने 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन पर भी जमकर सियासत की। लेकिन मोदी ने एक लाइन में कह दिया, 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी तो एक पार्टी को बुखार क्यों आ गया? अब किस नेता को बुखार आया और मोदी ने यह बुखार कैसे उतारा, यह रिपोर्ट आप देखिए, सब समझ जाएंगे। एक 71 के मोदी 21 में इंडिया का फ्यूचर फिक्स कर रहे हैं। 2021 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट निकाल लीजिए। पब्लिक लाइफ में मोदी के 20 सालों का एनालिसिस कर लीजिए। एक कम्युनिकेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर मोदी को फुल मार्क्स मिल रहे हैं। यूं ही नहीं, मोदी की इमेज ब्राइट है वाली हेडलाइन छप रही है। दुनिया यूं ही मोदी से मदद नहीं मांग रही, यूं ही मोदी पर ट्रस्ट नहीं कर रही। 71 के मोदी को चैलेंज करने वाला कोई है ही नहीं। हम नहीं कह रहे, खबर छप रही है। अब तो मोदी के कट्टर विरोधी भी खुलकर कैमरे पर कह रहे हैं, मोदी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोदी पर भरोसे के पीछे कुछ तो वजह होगी। अगर मोदी अभी भी प्रधानमंत्री के लिए देश की पहली पसंद है, तो इसके पीछे कोई तो ठोस कारण होगा। कोई भी सर्वे, कोई भी रेटिंग उठा लीजिए, टॉप पर सिर्फ एक नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सबूत ये रहा। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी ही रूल करते हैं। एक उदाहरण यह भी है, मोदी का ग्राफ हर हफ्ते बढ़ रहा है तो बाकी वर्ल्ड लीडर्स का तेजी से घट रहा है। ऐसा क्यों है कि हर मोबाइल पर मोदी को ही सर्च किया जा रहा है? ऐसा क्या है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मोदी ही टॉप ट्रेंडिंग है?
अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन्स में 74 साल के आजाद भारत के सिर्फ 3 लीडर्स का जिक्र हो रहा है। नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 इंदिरा गांधी और नंबर 3 नरेंद्र मोदी। आज हम इसके पीछे की असल वजह आपको बताएंगे। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि 21वीं सदी में मोदी है तो मुमकिन क्यों है। पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो राज्य और केंद्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड यानी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुखिया हैं। अक्टूबर 2001 से लेकर अब तक यानी 20 साल में लगातार 7,285 दिनों तक नरेंद्र मोदी ने पहले गुजरात के सीएम और फिर देश के पीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दी। दूसरे नंबर पर पंडित नेहरू हैं जिन्होंने 6,130 दिन और इंदिरा गांधी ने 5,829 दिन बतौर सर्विंग हेड्स अपनी सेवाएं दी थी और इन दोनों ने ये सेवाएं बतौर प्रधानमंत्री दी थी। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 4,607 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे। फिर 2014 से लेकर अब तक यानी 2,671 दिनों से मोदी देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस लिहाज से मोदी देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं। सबसे ज्यादा लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे नेताओं की बात करें तो इस लिस्ट में पंडित नेहरू 6,130 दिन के साथ पहले, इंदिरा गांधी 5,829 दिन के साथ दूसरे, मनमोहन सिंह 3,656 दिन के साथ तीसरे, मोदी 2,671 दिन के साथ चौथे और अटल बिहारी वाजपेयी 2,272 दिनों के साथ 5वें स्थान पर मौजूद हैं। मगर 29 मई 2024 आते आते मोदी एक और नया रिकॉर्ड बना देंगे। अगर मोदी उस वक्त तक देश के पीएम रहे तो वो सबसे ज्यादा समय तक देश के पीएम बने रहने के मामले में मनमोहन सिंह को पीछे छोड़कर नंबर 3 पर पहुंच जाएंगे। मगर सवाल यह है कि क्या मोदी नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी भारत के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? अगर हां तो वो डेडलाइन क्या होगी और उसकी कितनी संभावना है, थोड़ी देर में आपको सब बताएंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि मोदी से पहले जिस आखिरी मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी वो थे जेडीएस के सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा। इस लिस्ट में एचडी देवेगौड़ा के अलावा 4 नाम और भी हैं जिनमें मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव शामिल हैं। मगर इन सब में बतौर मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय का कार्यकाल भी मोदी का ही रहा है यानी पूरे 13 साल। यानी इस वक्त एक एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिटिकल लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी बाकी के सारे लीडर्स की तुलना में सबसे आगे भी हैं और उनका अनुभव भी बाकियों से कहीं ज्यादा है। रही बात बीजेपी की तो अपने पोस्टर बॉय यानी नरेंद्र मोदी की बदौलत ही बीजेपी इंडिया की राजनीति में बाकियों से अलग दिखती है। मोदी की लोकप्रियता क्या है यह समझना हो तो आपको किसी और की नहीं मोदी के विरोधियों की बातें सुननी होंगी। जी हाँ, उसमें क्या, मैंने कहा कि मोदी जी बहुत बड़े नेता है, लोकप्रिय नेता है। भारतीय जनता पार्टी आज जो है, जो शिखर पर है, उसका पूरा जो योगदान है वो ऑफकोर्स मोदी जी का है। और मोदी जी के सिवाय बीजेपी, आज की बीजेपी एक इंच भी आगे नहीं जा सकती। वो तो गुजरात में जो प्रयोग किया है मोदी जी ने, ये साहस सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। अब आपको एक ग्राफ के जरिए शिवसेना के नेता संजय राउत के इस बयान के मायने समझाते हैं। इस वक्त बीजेपी देश के 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है, जहां वो या तो अपनी बदौलत सत्ता में है या फिर गठबंधन में है। इस वक्त देश की 66% से ज्यादा आबादी को बीजेपी डायरेक्टली रूल कर रही है। हाल फिलहाल के चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस भले ही उतनी अच्छी ना रही हो, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट अभी भी उसके साथ ही है और इसकी एक अहम और सबसे मजबूत कड़ी प्रधानमंत्री मोदी हैं। पब्लिक के मूड को कुछ नेशनल और इंटरनेशनल सर्वे की मदद से समझते हैं। कुछ घंटों पहले हुए एक ऑनलाइन सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी की इमेज से यूपी इलेक्शन में बीजेपी को कोई फायदा होगा। इसके जवाब में 65% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हाँ, मोदी की इमेज का असर पड़ेगा,
14% लोगों ने योगी आदित्यनाथ फैक्टर का जिक्र किया, जबकि 19% ने कहा कि यूपी में कुछ भी हो सकता है। इसी सर्वे में एक सवाल देश की सुरक्षा पर भी था। लोगों से पूछा गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसा काम किया है। इसके जवाब में करीब 42% लोगों ने कहा कि भारत अब मजबूत हुआ है। करीब 37% की राय थी कि अब वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी सर्वे में एक अहम सवाल मोदी के आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी था। पूछा गया कि क्या मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से चीन को काउंटर किया जा सकता है। इसके जवाब में 42% लोगों की राय थी हां, और 35% ने कहा कि हम बिल्कुल उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से सेल्फ रिलायंट इंडिया का उदय होगा। सर्वे के जवाब से क्लियर है, पब्लिक का मोदी पर भरोसा कायम है और इसका असर इंटरनेशनल रेटिंग्स में भी दिखाई देता है। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट रेटिंग में मोदी के नंबर्स फिर बढ़ गए हैं। 31 अगस्त को मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% पर थी और 14 सितंबर आते आते ये 71% हो गई। इसी पैमाने पर बाकी वर्ल्ड लीडर्स की रेटिंग देखी जाए तो बाइडेन हो, मॉरिसन हो, जस्टिन ट्रूडो हो या कोई और वर्ल्ड लीडर हो, बाकियों को ज्यादा फायदा होता नहीं दिख रहा। मोदी को अप्रूव करने वालों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उन्हें डिसअप्रूव करने वालों की संख्या लगातार घट रही है। ताजा आंकड़े आपके सामने हैं। 31 अगस्त को मोदी को डिसअप्रूव करने वालों की संख्या 25% थी, मगर ताजा नंबर्स बताते हैं कि 14 सितंबर तक मोदी को डिसअप्रूव करने वालों की संख्या 25% से 22% हो गई। यानी यहां भी मोदी को 3% का फायदा हुआ। मोदी के सियासी विरोधियों को ये नंबर्स अच्छे नहीं लगते, मगर किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मोदी के नंबर्स इतने बढ़ते क्यों हैं। इस हेडलाइन में उसका जवाब छिपा है। लगातार दूसरे टर्म में मिडिल क्लास में मोदी की लोकप्रियता को समझने के लिए आपको प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स समझना होगा। मोदी का अर्थशास्त्र टच फील एस्पेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, यानी वो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर काम करते हैं। इसका इमीडिएट इफेक्ट भी होता है, ऑन ग्राउंड फीडबैक भी मिलता है और इससे लोगों का जीवन आसान होता है। मोदी ने बतौर पीएम 7 सालों के कार्यकाल में करप्शन, नेपोटिज्म और डायनेस्टी पर करारा प्रहार किया है। मोदी की पॉलिटिक्स में विकास को सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सोशल और मोरल लीडरशिप की झलक है। गरीबों को एम्पावर करना हो, सदियों पुरानी समस्याओं का हल करना हो या स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडरशिप हो, मोदी ने हर मोर्चे पर इंडिया फर्स्ट को आगे रखा है और इसीलिए लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। कोरोना काल में वैक्सीनेशन पर मोदी को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, मगर कुछ घंटों पहले रिकॉर्ड वैक्सीनेशन करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और अपने जन्मदिन के एक दिन बाद मोदी ने बताया कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं। साथियों, मैं आज मेरे मन की बात भी कहना चाहता हूं। जन्मदिन तो बहुत आए, बहुत जन्मदिन गए, पर मैं मन से हमेशा इन चीजों से अलिप्त रहा हूं, इन चीजों से मैं दूर रहा हूं। पर मेरी इतनी आयु में कल का दिन मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। जन्मदिन मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लोग अलग अलग तरीके से मनाते भी हैं, और अगर मनाते हैं तो कुछ गलत करते हैं ऐसा मानने वालों में मैं नहीं हूं। लेकिन आप सभी के प्रयासों की वजह से कल का दिन मेरे लिए बहुत खास बन गया है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इतने कम समय में इतना बड़ा सुरक्षा कवच मिलना बहुत संतोष देता है। जन्मदिन आएंगे जाएंगे, लेकिन कल का ये दिन मेरे मन को छू गया है, अविस्मरणीय बन गया है। मैं जितना धन्यवाद अर्पित करूं वो कम है। मैं हृदय से प्रत्येक देशवासी को नमन करता हूं, सभी का आभार जताता हूं। कल का आपका जो अचीवमेंट है ना, वह पूरे विश्व में सिर्फ वैक्सीनेशन के आंकड़ों के आधार पर नहीं, भारत के पास कितना सामर्थ्य है
इसकी पहचान दुनिया को होने वाली है और इसलिए इसका गौरवगान हर भारतीय का कर्तव्य भी है और स्वभाव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैक्सीनेशन पर मोदी को पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। मोदी विरोधी एसेट मोनेटाइजेशन पर सवाल उठाते हैं, कोरोना काल में एसएमईज को हुए नुकसान पर राजनीति करते हैं, मगर वास्तविकता पब्लिक बताती है। एक ऑनलाइन सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप मोदी सरकार की एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का समर्थन करते हैं। 80% लोगों ने इसका सपोर्ट किया। दूसरा सवाल था कि क्या भारत सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान एसएमईज की मदद की। जवाब में 57% ने कहा कि हां, उन्हें लोन मिला। पब्लिक से सवाल और पब्लिक का ऐसा जवाब 1 या 2 दिन में नहीं आया। इसके लिए मोदी ने डे 1 से प्लानिंग की और उसे एग्जीक्यूट किया। बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 7 साल में बहुत कुछ पहली बार हुआ। जनवरी 2015 में गणतंत्र दिवस के मौके पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए और यह पहली बार हुआ कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को इस इवेंट में होस्ट किया। जुलाई 2017 में इजराइल का दौरा करने वाले मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 2014 में अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने पहली बार सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष को भारत बुलाया। पिछले महीने ही मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मीटिंग की अध्यक्षता की। 2019 में रूस ने अपना सर्वोच्च स्टेट ऑनर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल मोदी को दिया। उसी साल मोदी को यूएई का सर्वोच्च भारतीय सम्मान ऑर्डर ऑफ जायेद दिया गया। 2020 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को टॉप अमेरिकन मिलिट्री ऑनर द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। और अब 2021 में टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों में मोदी का नाम आना, यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमने ये बातें आपको इसलिए बताई क्योंकि मोदी अगर कुछ करते हैं, कुछ कहते हैं या फिर दुनिया अगर उन्हें सम्मान देती है तो ये देश के 137 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। मोदी बार बार इस बात की याद दिलाते हैं और पब्लिक तक ये सारी बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म से पहुंचती रहती हैं। इसलिए हर सर्वे में मोदी टॉप पर रहते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहती है और यह सिलसिला नॉन स्टॉप चल रहा है। आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। मोदी एट 20 के अचीवमेंट इसका सबूत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।